एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी कोई एक्टिविटी, एक तो वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डेली। विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ओके। वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ये होती है नॉन प्रॉफिट मोटिव से। जैसे सुबह हमने पढ़ी थी, मैंने आपको एनपीओ के बारे में बताया था, राइट? एनपीओ होते हैं ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? नॉन इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, जस्ट फॉर इन लोगों के लिए अच्छा करना। ओके। अब आप बिजनेस किस एम से करते हो? प्रॉफिट से या नॉन प्रॉफिट के एम से? प्रॉफिट के एम से। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस होता है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं, राइट? मैन्युफैक्चरिंग, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, बहुत तरीके के होते हैं। और हर एक हमें बताता है कि हम कैसे किसी इनपुट को डाल के अपना डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट आउटपुट का मतलब है, जैसे आप चाय बनाते हो तो आप चाय बनाने के लिए चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, राइट? टू मेक टी, राइट? तो आप उस इसमें जब तक आप डिजायर्ड अमाउंट में या जितना चाहिए, अगर आप चाय पत्ती चीनी ज्यादा या कम डालोगे तो क्या चाय बेटर बनेगी? नो, उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में ही डालना होता है। तो कहते हैं कि हर बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं जो, अगर हम इनपुट सेटअप करते हैं, जो हम डालते हैं चीजें, दैट्स इनपुट, एंड जो रिजल्ट निकलता है दैट्स आउटपुट, जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट निकल सके। जो एसेंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। एसेंस का मतलब, देखो सपोज कोई फर्नीचर स्टोर है, तो अगर वो कुछ बना रहा है और वो अच्छा फर्नीचर नहीं बनाएगा तो क्या हम वहां से बाय करोगे? नहीं, राइट? एक फर्नीचर स्टोर का एसेंस क्या होगा कि गुड क्वालिटी फर्नीचर सेल करेगा तभी आप लोगे, राइट? जैसे मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं। मैकडोनल्ड्स क्यों फेमस है? फॉर देयर फूड, राइट? मैकडी क्यों फेमस है? क्योंकि उसकी फूड की क्वालिटी अच्छी है, राइट? अगर फूड की क्वालिटी खराब होगी, क्या कोई मैकडी में खाना खाएगा? नो, राइट? राइट में खा। तो एसेंस का मतलब होता है किसी चीज की जान होना। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी असली जान क्या है कि आप कैसा आउटपुट निकालते हो, उससे हम उसका नेट वैल्यू एडेड निकालते हैं। नेट वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि आपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार हमारे फैक्टर्स होते हैं कि हमारे को क्या लैंड, कितनी लैंड लगेगी, कितना लेबर यूज होगा और कौन सा लेबर यूज होगा। लेबर दो तरीके का हो सकता है, राइट? कि मैं मशीन से भी काम करा सकती हूँ और किसी इंसान से भी करा सकती हूँ। आप जब काम कराओगे तो आप उनको पेमेंट दोगे, तो आपको कैपिटल भी चाहिए होगा। और अब एक बात बताओ, आपके पास लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, बट आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो क्या आप उसको प्रोसेस कर पाओगे? नहीं। नहीं, देखो, अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है या नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे यूज करना है, तो आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये चारों चीजें जब हम इकट्ठी यूज करते हैं तब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, समझ आया यहाँ तक? इकोनॉमी में बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कुछ होते हैं एसेंशियल गुड्स, और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल या नॉन मेरिट गुड्स। नॉन मेरिट गुड्स मतलब जो हमारे काम के नहीं है बट स्टिल सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक सीक्रेट्स, अल्कोहल। ओके। और कुछ गुड्स होते हैं जो सिंगल यूज गुड्स होते हैं। सिंगल यूज गुड्स जैसे मिल्क के जो पैकेट्स होते हैं, आप एक बार उनको ओपन कर दो तो क्या आप दोबारा उसको ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर पाते हो? नहीं, थोड़े समय तक, राइट? लिमिटेड टाइम। जैसे मैं अगर फर्नीचर खरीद के आऊं तो कैन इट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? फर्नीचर कैन बी यूज्ड फॉर इयर्स, राइट? वहीं अगर मैं सब्जियां खरीद के आऊं तो क्या सब्जियां मेरी इयर्स तक प्रिजर्व हो सकती हैं? नो। तो सब्जियां हमारी यार सिंगल यूज और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, एंड जो हमारे फर्नीचर वगैरह है ये हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं। इतना समझ आया बेसिक आइडिया? अब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पस क्या होते हैं? पहला, प्रोडक्शन, कि आप पहले कोई चीज बनाओगे, राइट? कि कैसे प्रोड्यूस करना है उस चीज को। सेकेंड थिंग इज कंजम्पशन, कि एक बात बताओ कि अगर आप कोई चीज बच्चों के लिए बना रहे हो और वो बहुत स्पाइसी हो या बच्चे खा ही ना पाए, तो क्या उस चीज को बनाने का कोई फायदा होगा? नो। तो प्रोड्यूस ऐसे करो कि ताकि कंजम्पशन जिसको आप एम कर रहे हो वो इजीली आपके प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? देखो सपोज मेरा प्रोडक्ट बिकता है इन रूरल एरियाज, ओके, गांव की साइड पे।
और मैं उसको सेल कर रही हूँ अर्बन एरिया में, तो क्या मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा उसमें से? जैसे सपोज आई एम सेलिंग समथिंग लाइक बच्चों की कैंडी वगैरह, जो रूरल एरियाज के जो गांव के बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छी लगती है, ओके। और मैं उस चीज को सेल कर रही हूँ शहर में जहाँ लोग उस चीज को प्रेफरेंस नहीं देते, तो क्या वो चीज शहर में बिकेगी? नहीं बिकेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे मेरी मेन टारगेट हो, ओके, मेन हमारा टारगेट हो जहाँ पे लोग खरीदे उसको। नेक्स्ट इज एक्सचेंज, जहाँ पे इजीली आप उसको प्रॉफिट के बदले ले सको। आप एक ऐसी जगह पे सामान बेचो जहाँ पे आपको पैसे ही ना मिल रहे हो या आप लॉस पे बेच रहे हो, तो क्या आप उस चीज को वहां सेल करोगे? नहीं। नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। एक बात बताओ, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और कोई खरीद नहीं रहा, और आप उसको बनाए जा रहे हो, बहुत ज्यादा स्टोर हो गया है बट कोई खरीद नहीं रहा, तो क्या वो उस प्रोडक्ट का कोई फायदा होगा हमारे पास? नो। तो ये सारे पांचों फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने ताकि हम सरप्लस बना सके, प्रॉफिट बना सके। पहला, प्रोडक्शन। सेकंड, कि वो कौन कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से। तीसरा, कि हम उसको कहाँ बेचें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। चौथा, कि जहां हम बेच रहे हैं वहां पे क्या हम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और जो इन्वेंट्री हम बना रहे हैं क्या वो इनफ है, ज्यादा तो नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। अंडरस्टूड? पांचों पॉइंट समझ आया आपको? यस। दोनों को? यस। ओके। अब मैंने आपको बताई थी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनपीओस। इनका एम ये नहीं होता कि इनको प्रॉफिट अर्न करना है, इनका एम क्या होता है? सोशल बेनिफिट। क्या होता है? इसको मार्क कर लो, ठीक है। और हमारे प्रोडक्शन यूनिट में आपको तीन से चार चीजें डिसाइड करनी चाहिए। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो, आपको बनाना क्या है, पहले आपको ये सोचना है कि आपको कैसे गुड्स बनाने हैं। ये डेली आइटम्स बनाने हैं या ऐसे गुड्स बनाने हैं जैसे फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं। लाइक आपको बिस्किट बनाना है, आपको क्या रॉ फॉर्म बनानी है, पहले आपको ये डिसाइड करना है। सेकंड, व्हेन टू प्रोड्यूस, आपको वो चीज कब प्रोड्यूस करनी है। देखो, हर चीज का एक सीजन होता है, राइट? जैसे अभी बारिश चल रही है तो अभी छाते की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो अगर मैं छाते जो है सर्दियों में गर्मियों में बनाऊं तो क्या कोई इंसान खरीदेगा बिना बारिशों के? नहीं। खरीदेंगे मे बी, बट बहुत कम खरीदेंगे, राइट? बारिशों जितना नहीं खरीदेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपना प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें अपना प्रोडक्ट किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सपोज अगर मैं छाते बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं उसमें कोई कार्टून वगैरह अगर लगा तो क्या बच्चे अट्रैक्ट होंगे उसमें? तो ये भी होना चाहिए कि मैं किस प्रोड्यूस कर रही हूँ। वाई टू प्रोड्यूस, मतलब मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, प्रोड्यूस मुझे कोई बेनिफिट मिले, मुझे कोई इनकम मिलेगी इस प्रोडक्ट से, ब्रांड वैल्यू का, तो ये सारी चीजें भी सोचनी होगी। अंडरस्टूड? अब एक बात बताओ, बिजनेस तो आपको सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा? मेघा, यस। अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है, आपको सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा? प्रोडक्ट। हम्म? प्रोडक्ट और ये आइडिया। प्रोडक्ट और आइडिया, वेरी गुड। उससे पहले कुछ, उससे उसके अलावा क्या रिक्वायर्ड हो सकता है? नवीन, आप बताइए। कैपिटल। कैपिटल। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसमें मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट? यस। तो हमें ये भी, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट आइडिया, तो आइडिया में आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पैसे लगाने हैं, राइट? एंड थर्ड इज कि उसकी मेच्योरिटी या अदर टर्म्स क्या होंगे। देखो, जैसे आपने ले उधार पे सपोज किसी से, तो आपको वो एक टाइम के बाद रीपे भी करने पड़ेंगे, राइट? तो आपको ये सारी चीजें अपने माइंड में सोच के चलनी पड़ेंगी कि पहला फंड आपको कब रेज करना है और कहाँ से रेज करना है। और अगर मैं वो फंड रेज करूंगी तो मुझे उस फंड रेज को कहाँ यूज करना है। और उसके बाद जब मेच्योरिटी या अदर टर्म्स भी देखनी है। सपोज आप लोन ले गए नवीन, बैंक ने लोन से मना कर दिया और आपने किसी इनफॉर्मल या किसी जमींदार से 18% इंटरेस्ट पे लिया, ओके। सपोज बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप अगर लोन लो तो वो आपको 12% पे दे, ओके। बैंक के पास नवीन गया तो नवीन जी को बैंक ने मना कर दिया कि हम आपको लोन नहीं सकते। तो नवीन को जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, वो गए एक जमींदार या मनी लेंडर के पास और उन्होंने बोला कि मैं आपको लोन दूंगा बट आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओके। तो अभी बात बताओ, क्या ये वे सही है या गलत है?
गलत है। गलत है। मेघा, आपके हिसाब से ये कैसा है? गलत है। गलत है, क्योंकि एक तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, राइट। सेकेंड थिंग, आप जब बैंक से लोन लेते हो, बैंक एक फॉर्मल सोर्स है, राइट। तो अगर कल को कोई इशू होता है तो बैंक आपके साथ लीगल मैटर्स पे कंप्लाई करेगा। जो लेंडर्स वगैरह होते हैं, ये इनफॉर्मल वे से आपसे पैसे निकलवाएंगे विदाउट राइट हो, राइट। Yes. तो हर प्रॉब्लम का डिसीजन हम कैसे करते हैं? उसका एरिया ऑफ चॉइस में, कि कौन सा बेस्ट डिसीजन हमारे लिए होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है डिसिप्लिन पे चलती है, जिसे हम रैशनैलिटी और ऑप्टिमैलिटी अपनी चॉइस की डिसाइड कर सके। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि देखो, आपको कम से कम पैसे में किस ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किस चीज में मिलता है। ओके, आप देखते हो ना कि कभी कभी, जैसे सपोज वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैगी। इफ यू बाय वन मैगी, इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 14 to 15 रुपीज, राइट। Yes. वहीं अगर आप एक बड़ा पैक लो तो इट कॉस्ट 56 to 54 रुपीज। तो अगर मैं ओरिजिनली 15 रुपीज आपसे दे, इट शुड कॉस्ट 60, राइट, फोर पैक। बट वो मुझे मिलता, तो एज ए रैशनल कस्टमर वो क्या सोचेगा कि रादर देन बाइंग वन पीस, आई कैन बाय 4 पीसेस, राइट। तो इकोनॉमिक ऐसे कस्टमर की सोच के साथ उसको डेवलप करता है कि हम कस्टमर के माइंड सेट को चेंज कर सकें। समझ आया आपको? Yes. एंड इट टाइम, ओके, इसमें टाइम लगती है कस्टमर के माइंड सेट को चेंज करके, सो दैट आपको प्रॉफिट भी अचीव करना है, तो आपको ये सारी चीजें चलनी पड़ेगी। ओके, Yes. समझ आया आपको मेघा? Yes. कोई डाउट? नहीं। नवीन, आपको कोई डाउट? No. ओके, हमारा जो वर्ड इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक वर्ड से मिला है, इकोनॉमियो, विच मीन्स हाउस होल्ड। यानी देखो, इकोनॉमिक्स कहाँ सीखी जाती है? घर से, हाउस होल्ड से। 19th सेंचुरी तक इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, इनके बहुत अलग अलग नाम थे, बट जो एडम स्मिथ था, इसने इसको यूज किया वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब क्या होता है? उसने एक बुक की थी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ क्या होती है, आप दोनों को पता है? वेल्थ और इनकम में क्या फर्क होता है? Wealth. संपत्ति। आपको पता है नवीन? No. मैं बताती हूँ, सपोज ये पर्सन है ए, ओके। इसने फर्स्ट मंथ में अर्न किए 20,000 रुपीज सैलरी। सेकेंड मंथ में इसने अर्न किए 40,000 रुपीज। थर्ड मंथ में इसने अर्न किए 60,000 रुपीज। ओके, तो अगर उसको पूछूं कि इसकी करंट डेट की इनकम कितनी है, आप उस पर्टिकुलर मंथ की इनकम बताओगे, राइट, कि इस महीने इसने 60,000 रुपीज अर्न किए, राइट। Yes. ये होगी इसकी इनकम। वेल्थ का मतलब होता है कि आज तक उसने कितने कमाए, या आज के में उसने कितने इकट्ठे किए। तो अगर मैं देखूं आज डेट पे उसके पास पूरे होंगे 1,20,000, राइट। Yes. तो वेल्थ होता है कि आपकी लाइफ आपने कितने इकट्ठे किए हैं या अर्न किए हैं, उसको हम वेल्थ बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे नेशन की, नेशन में, पूरे नेशन ने मिला, इज यूज फॉर टर्म, ओके, होल कंट्री। तो पूरी कंट्री ने मिला अर्न किए हैं या कितने, दे आर इक्वल टू दैट वी कॉल एज वेल्थ। ओके, ये एडम ने अपनी बुक में बताया है। इस बुक का नाम क्या था? इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776, जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं। ओके, ये फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स मानी जाती है, कि फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को मॉडर्न व्यू में हमें एडम स्मिथ ने बताया था। ओके, Okay. आप दोनों को इस पेज में कोई डाउट? No. आगे चलो। One minute. तो इसको हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। व्हाट्स द एग्जाम्पल? सपोज इट्स योर बर्थडे एंड योर मॉम गिव यू 1,000 रुपीज एज बर्थडे गिफ्ट। ओके, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो, बट कंपल्शन क्या है कि आपके पास कितने रुपीज है? ओनली 1,000। ओके, पहला है कि आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हो और साथ में खर्च कर सकते हो।
सेकंड कि आप अपने 1000 रुपीज की एक ड्रेस लेते हो, मूवी देखने जा सकते हो और एक रेस्टोरेंट में अपनी चॉइस का खाना खा सकते हो। और चौथा है कि आप अपने लिए एक दे सकते हो और बाकी मनी सारी सेव कर सकते हो। ओके, Yes. अब देखो इसमें आपको ऑप्शंस मिले, राइट। Yes. अब Yes. आप दोनों मुझे अपने हिसाब से सोच के बताओ कि आप दोनों होते तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करते? Last one. Fourth. लास्ट वाला। एंड आप नवीन? Fourth one. फोर्थ वन। ओके, Yes. आप ये ऑप्शन क्यों चूज करते? देखो, अगर आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी देते और सारे पैसे उन पे खर्च कर देते तो इस पे आपको कोई बेनिफिट मिलता? नहीं। अगर आप अपने लिए ड्रेस लोगे, ओके, दैट गिव्स यू अ बेनिफिट। अगर आप कोई देखने जाओगे या रेस्टोरेंट पे आपकी चीज होगी, तो ये तीनों चीजें आपको वन बेनिफिट देंगी, राइट। Yes. क्योंकि आपके पास खाली 1000 रुपीज है तो आप लगाने का कुछ नहीं, आपको कोई चूज करना है, राइट। पर क्वेश्चन एक एडिशन देता है कि आपकी मदर ने 1000 दी होती तो क्या आप और ख्वाहिश पूरी होगी, Yeah. राइट। अगर आपकी मदर आपको 1000 की बजाय 2000, तो शायद अब आप दो को कर सको, उसमें आप 3 को कर। Yes. आपने अपने आप इस रखा जहां ऑप्शन चूज किया, ऐसा क्यों? क्योंकि उस पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिल रही है? सेटिस्फैक्शन, राइट। Yes. राइट, तो यही डिलेमा सोसाइटी में लोग फेस कर रहे हैं, हर सोसाइटी में, हर कंट्री, कि हमारे पास बहुत सोर्स है बट बस इतनी सारी चॉइसेस हैं कि हम उनसे सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते। देखो, जब आपके पास एक ही, आपको पता है कि एक ही उस गुजारा करते हो, राइट। लाइक आपको ऑप्शन मिला, यू हैव इन लंच बॉक्स, यू हैव ओन, हो गए, राइट। बट लंच में पैसे 100 रुपीज की जाए कैंटीन से खाना, तो आप कंफ्यूज होगे ना कि मैं घर का खाना खाऊं या फिर कैंटीन का कुछ खाऊं, राइट। Yes. Yes. तो जब हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, हमें अनसेटिस्फाइड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब सेटिस्फैक्शन ले सके, बट विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, आपको कंफ्यूज करते हैं। अब ऐसा वो कंफ्यूज क्यों करते हैं, इसके दो फैक्ट्स हैं। पहला, ह्यूमन बीइंग्स के अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, राइट। Yes. जैसे अभी आपके मन में होगा कि मुझे ये चीज चाहिए, आपको जैसे ही वो चीज मिलेगी आपके मन में मुझे दूसरी चीज चाहिए, राइट। दैट्स ह्यूमन नेचर। और ये जो मीन्स है, ये हमारे जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, ये सेटिस्फाई नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज स्केयर है, स्केयर मतलब बहुत कम है, एंड हमारी वांट्स बहुत अनलिमिटेड है। हम सब कुछ चाहते हैं बट रिसोर्सेज बहुत कम है। Yes. तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जो बताता है कि हम इन स्केयर रिसोर्सेज यानी इन कम रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करें। एलोकेट करने का मतलब होता है बांटें, ताकि हम अपनी सोसाइटी की अनलिमिटेड जो डिमांड्स हैं इनको पूरा कर सके ह्यूमन बीइंग्स की। अंडरस्टूड? Yes. इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये भी बताती है इकोनॉमिक्स कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज कर सके ताकि हम उनमें से हाईएस्ट एडवांटेज ले सके। इकोनॉमिक्स में हम लोग करते हैं कि हम जो कम कम गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे आपको पता होगा, यू नो, पेट्रोल, कोल, राइट, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये बहुत कम है हमारे यहाँ पे, राइट। Yes. और इनका हम कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं और कैसे इससे मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। ताकि हम अपनी इन इनफाइनाइट वांट्स में, जब हमारी वांट्स कभी खत्म नहीं होती, राइट, ह्यूमन बीइंग की, तो हम इन गुड्स एंड रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम इजीली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने इनफ, ताकि हमें ज्यादा नीड ना पड़े। इतना समझ आया आपको? Yes. दोनों को समझ आ गई ये चीज? Yes. अब देखो, ह्यूमन वांट्स जो है, कुछ लोग अमीर है, कुछ गरीब है, राइट। कुछ लोगों के पास अनलिमिटेड मनी है, कुछ लोगों के पास लिमिटेड मनी है, राइट। तो उस Yes. बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे हम बांटे ताकि हमारे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके, ये हमारा डोमेन है। डोमेन में हमारा मेन एम है मॉडर्न न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम स्कैर रिसोर्सेज को ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने के लिए कैसे यूज कर सके। ओके, अब देखो, अगर आप सोचते हो तो आपको लगता है ना कि सोसाइटी में रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, लाइक द रिच पीपल हैव मोर रिसोर्सेज, पुअर हैव लेस रिसोर्सेज। Yes. हमें ये डिपेंड करता है कि हमें किस काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए।
ताकि हम उन रिसोर्सेज को सोसाइटी में इक्वली डिवाइड कर सके। तो इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट कंसर्न्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जो हम लेके चलते हैं। ओके, अब सोसाइटी में हमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे डिवाइड हो सच दैट कि वो पुअर्स के लिए भी पूरे पड़े, रिच के लिए भी पूरे पड़े, और सेकेंड थिंग कि लोगों की वांट्स जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सेटिस्फाई कर सके। ओके, अंडरस्टूड? Yes. Yes. कोई डाउट आप दो? No. ओके, नेक्स्ट थिंग बीइंग, देखो आपने सुना है स्कूल में कभी पीटीएम में आप लोग टीचर कहती है कि बच्चे में पोटेंशियल है बट दैट पर्सन इज नॉट यूजिंग इट? सुना आप दोनों ने? Yes. Yes. जो ये चीज कैसे है, देखो प्रोडक्टिव कैपेसिटी एक मॉडर्न इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इसका क्या मतलब है? देखो, पुराने टाइम में जब सपोज 1947 का जब टाइम था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तब उस टाइम पे क्या कंप्यूटर वायरस जैसी चीजें थी? No. नहीं थी, राइट? पुराने टाइम में कंप्यूटर्स वर नॉट दैट कॉमन, राइट? No. तो उस टाइम पे अगर मैं किसी को बोलती कि चैट जीपीटी यूज करो या कंप्यूटर वायरस यूज करो, तो वो पर्सन आपकी बात नहीं सुन पा रहा है। तो Yes. हमें अपनी कैपेसिटी मॉडर्न इकोनॉमीज के साथ धीरे धीरे ग्रो करनी है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमें इस चीजों को भी ग्रो करना है। पॉपुलेशन और लेबर फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज हुई है, बहुत सारे न्यू रिसोर्स भी आए हैं। तो हमें डिस्कवर करना है कि जैसे बेटर मशीनरीज, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, बेटर क्वालिटी यूज होती है, बेटर एजुकेशन यूज होती है। तो हमें ये सारी चीजें बता रहे हैं कि ये हमारे कैसे हमने इकोनॉमी को मॉडर्न बनाया है। ओके, कि पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज हुई है, राइट? हम जो रॉ मटेरियल, पहले रिसोर्सेज कम होते थे, अब ज्यादा मिलते हैं। अब प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बेटर हैं, हमारे पास क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। क्या एजुकेशन इंप्रूव हुई है? Yes. Yes. जिस वजह से लेबर फोर्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, राइट? नाउ दे आर एबल टू यूज मोर बेटर टूल्स। Yes. एंड अब हम बहुत ज्यादा ग्रीनर सोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे शिफ्ट भी हो रहे हैं। तो ये जो हमारा ग्रोथ पॉपुलेशन है, ये स्मूथ नहीं है कि अचानक से हमें धीरे धीरे अचानक से ही ग्रोथ मिल गई। ये बहुत बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगा। इनकम लोगों की बहुत बुरी तरीके से शार्पली एक टाइम पर गिरी भी थी। कैसे गिरी थी? जब ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आया था, आपको पता नहीं, ये नहीं पता होगा, बट जैसे कोरोना का टाइम आपको पता है, राइट? कोरोना के टाइम पे पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, इनकम ऑफ द कंट्री फेल बाय ह्यूज अमाउंट। तो इस टाइम पे वर्कर्स वगैरह सबका आइडल टाइम बढ़ गया था। क्यों आइडल? मतलब खाली टाइम। क्यों? क्योंकि उनकी कोई डिमांड नहीं थी, राइट? तो इकोनॉमी हमें बताता है कि ये जो स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, इनको यूज में कैसे पुट करो सच दैट कि रिसोर्सेज भी बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। अब एक बात बताओ, सपोज एक पर्सन है जिसको मैं 1 लीटर मिल्क दूं, तो वो उसको बॉईल करके उसमें से मिठाई बना के उसको, सपोज 1 लीटर मिल्क ही बॉट फॉर 56 रुपीज, एंड उसमें से मिठाई बना के ही सेल्स दैट फॉर 300 रुपीज। ओके, एंड जो सेकेंड पर्सन है वो 1 लीटर मिल्क को 56 में लेके 60 में सेल कर रहा है। ओके, अब इस पर्सन की अगर कॉस्ट भी लगा दूं 24 रुपीज, तो इसको टोटल 80 रुपीज का मिल्क पड़ा, और इसने सेल किया 300 में। तो इन दोनों में से रिसोर्स का बेस्ट यूज किसने किया? एग्जाम्पल, Yes. एक पर्सन था, ठीक है, 2 पर्सन हैं ए एंड बी, 2 पर्सन सी ए है, ये बी। मैंने दोनों को सपोज एक एक पेन दिया कि आप दोनों ये पेन मार्केट में सेल करके आओ। ओके, Yes. मैंने ये पेन 10 रुपीज का लिया, ये पेन 20 रुपीज में किसी पर्सन को सेल कर दिया। बी ने इस पेन की पैकेजिंग वगैरह अच्छी की, इस पेन को ज्यादा अच्छा दिखाया, उसको सेल 200 रुपीज, बट उसको 10 रुपीज में था। तो एक बात बताओ कि को ज्यादा बेटर किसने किया? नहीं. बी, क्योंकि उसने उस क्वालिटीज के बेटर एडवांटेज ले पाया, राइट? Yes. Yes. राइट, दैट्स व्हाट इकोनॉमिक्स से आपको अपने लिमिटेड प्रोडक्ट्स को कैसे यूज में लाना है ताकि आप उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम कर। ओके, ताकि फास्ट है उसमें फ्लक्चुएशन है, रिसोर्सेज बड़े घटे। पहले टाइम पे सपोज कोई चीज 1 या 2 रुपीज की मिलती है, आज के टाइम में 10, 100 इस प्राइस में मिलती है।
तो इन चीजों से डील करने के लिए भी हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। ओके, अब यहाँ पे कोई डाउट? No. ओके, देखो, क्या पुराने टाइम से आज के टाइम में कोई प्राइस में चेंजेस आए हैं चीजों के? Yes. लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई फर्क आया है? Yes. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप दोनों को पता है, वरना मैं बताती हूँ। Yes. Any doubts? No. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई पर्सन स्कूटर रखता, नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ही स्टार्टेड यूजिंग अ कार, तो उसका सहन का तरीका चेंज हुआ, राइट? और कुछ कुछ एरियाज जहाँ पे लोग पहले पुअर स्टैंडर्ड्स में रहते थे, जैसे कि पुराने टाइम में लोग क्या होता था कि दे बाय प्रोडक्ट सपोज फ्रॉम फार्म्स, राइट? सपोज ये पर्सन है, पहले ये फार्म से अपनी वेजिटेबल्स लेके आता था। ओके, अब ये पर्सन जो है वेजिटेबल्स ही बाइज फ्रॉम रिलायंस स्टोर। तो अब बताओ, क्या है इसकी इनकम बढ़ने के साथ इसका कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ? Yes. तो इकोनॉमिक्स कहता है कि इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है डेवलप करने के लिए, एक ऐसी सोच हेल्प करने के लिए डेवलप करता है ताकि हम अंडरस्टैंड भी कर सके, समझ सके, और ये इकोनॉमिक इश्यूज को एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब हम देखिए इकोनॉमिक इश्यूज क्यों होते हैं, राइट? Yes. और इकोनॉमिक्स के टूल्स हम यूज कर सके कि हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है ताकि अपना बेस्ट डिसीजन बना सके। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ज्यादा वाइड होती हैं, बहुत उसमें पहलू होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, और इसके अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटअप्स भी होते हैं। तो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी से गारंटी नहीं होती कि हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, बट एक स्टूडेंट को बताता है कि आपको किस पर्सपेक्टिव में सोचना है ताकि आप सुटेबल मेजर्स कर सको, उसको कम कर सको, उसके साथ बेटर डील कर सको। ओके, Okay. एक बार इसको आप रीड कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एंड आप दोनों को कोई भी डाउट हो तो बताना ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। ओके, Okay. एनी डाउट? No. रेखा, आपको डाउट? नहीं. जस्ट वन, गिव मी अ मिनट। देखो, एक दो क्वेश्चंस पूछूं बाय द टाइम आप दोनों पहला क्वेश्चन नवीन आप बताएं कि अगर दिया हमें Huh? क्या इकोनॉमिक्स हमें सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? क्या नेक्स्ट does Mhm. economics gives us solution for all kind of problems? No. Yes. मैं बताऊं? Yes. मेघा, ट्राई करना चाहोगे क्या इकोनॉमिक्स में सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती है? बिजनेस से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स सुलझ जाते. इकोनॉमिक्स से वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट सोल्यूशन नहीं देती, बट हमें help करके हम टैकल कर सकते हैं। ओके, Yes. ये एसक्यूज आएंगे तो आपको साथ डील करना होगा। ओके, Okay. देखिए इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है।
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मेन क्यों है? सबसे पहले एंड मीन्स, एंड का मतलब है कि जिनको हम खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले को प्रॉब्लम्स हमारे अनलिमिटेड है, राइट? Yes. अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि हमारा रिसोर्सेस है, हमें क्रेडिट प्रायोरिटाइज। देखो, इसके पास ज्यादा पैसे होंगे, वो ज्यादा पैसे देखना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट खरीद सकता है, राइट? उसको Yes. प्रायोरिटी पे ले सकता है, राइट? Yes. ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेस स्कार्स है, क्योंकि लिमिटेड है, इसलिए हमें उनके लिए ऑल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, राइट? Yes. जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके और खत्म भी ना हो। तो इन सब का मेन रीजन क्या है? कि रिसोर्सेस कम है, राइट? वो स्कार्स है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमारी इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम है। ओके, Yes. अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, Mr. G. Ramamurthy, the CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of directors and raised a question. Well, ladies and gentlemen, what will you say? Shall we go into soft drink business? तो मिस्टर जी रामामूर्ति कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस, राइट? Yes. तो मिस्टर स्वामीनाथन ने उनको रिमार्क दिया कि गिव अस सम टाइम, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्रूव अ मेजर डिसीजन व्हाइल वी थिंक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। यानी कि मिस्टर स्वामीनाथन ने उनको बोला कि आप खाली अभी का सोच रहे हैं और हमें इसको कैसे सोचना है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो हमें इकोनॉमिक्स में क्या लेके चलना है, किसी भी चीज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, राइट? Yes. तो मिस्टर जी रामामूर्ति स्टेटेड द पॉइंट। उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कंसर्न चाहिए, हम आपका कंसर्न समझ रहे हैं, बट हमें टाइम चाहिए ताकि हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक एक ग्रोइंग मार्केट है एंड ये हमारे बिजनेस से कोरली रिलेटेड है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे बूस्ट हो सकती है? जब कोई ग्रोइंग फास्ट मार्केट हो, बट वो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड हो। कोर बिजनेस से रिलेटेड होने का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसी के मिलता जुलता बिजनेस होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, जैसे Yes. कि दे आर इन फूड इंडस्ट्री, राइट? Yes. एंड दे आर एक्सपैंडिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, तो ये एक ही इंडस्ट्री है, राइट? Yes. बट देखो, इकोनॉमिक्स में कंपटीशन भी होता है, वी हैव कॉम्पिटिटर्स आल्सो। सो दे सेड दैट व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक लिमिटेड एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ, दे आर इनटू बिजनेस फॉर इयर्स। जो बिजनेसेस ईयर्स से हैं उनके साथ कंपटीशन करना टफ है, राइट? Yes. उन्होंने बोला कि दिस इज राइट, बट इकोनॉमिक्स शो करती है, स्टैटिस्टिक्स शो करती है कि देयर इज अ रूम फॉर ग्रोथ इन द मार्केट। शो रूम फॉर ग्रोथ इन द मार्केट मींस दैट कि अभी भी कोई एम है, यानी हम मार्केट में इजीली एंट्री कर सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं। एंड फूड बिजनेस इज नियर मेच्योरिटी, रिलाइड रामामूर्ति। आपको मेच्योरिटी पता है कौन सी होती है? मेच्योरिटी इज अ टाइम पीरियड, यानी जो उस टाइम पीरियड पे अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस इससे ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता। ओके, Yes. जैसे कि मैं बोलूं कि कोका कोला की स्टोरी पता है आप लोगों को? आपने सुनी है कि कोका कोला इंडिया में बहुत बार एंट्री एंड एग्जिट कर चुका है। Yes. ओके, तो मेच्योरिटी का मतलब होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, कि इससे ज्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, मतलब आप इसमें मैक्सिमम अपना एफर्ट डाल सकते हो। और मेच्योरिटी में जो प्रॉफिट होता है ये मैक्सिमम होता है। तो उन्होंने बोला करंटली इट इज इन मेच्योरिटी स्टेज, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम, राइट? तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि स्वाति फूड्स जो है उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में ट्राई किया, बट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए। मोरओवर द प्रोजेक्शंस यू आर वर्किंग ऑन आर बेस्ड ऑन लास्ट 10 इयर्स डाटा। यानी वो कहते हैं कि आपने जितना डाटा लिया ये किस चीज पे बेस्ड है? लास्ट 10 इयर्स पे। तो क्या गारंटी है कि ये ट्रेंड काम करेगा? यहाँ तक आप लोगों को समझ आया कि इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है? Yes. देखो, इन्होंने पहले डाटा निकाला, राइट? वॉज द डाटा यूजफुल? इन्होंने लास्ट 10 इयर्स का डाटा निकाला। ओके, Yes. अब जो लास्ट 10 इयर्स का डाटा है, क्या देखो, जो लास्ट 10 इयर्स में क्या आज की डेट में चेंज हो सकता है डाटा? जैसे आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स 10 साल पहले क्या चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह था? नहीं. नहीं था। आज की डेट में क्या है? Hey. है। तो एक बात बताओ, आज की डेट में दे नीड टू कम्पीट ऑनलाइन ऑल्सो, उनको प्रोडक्ट खाली फिजिकल मार्केट में ना बेच के ऑनलाइन मार्केट में भी सेल करना है, राइट?
तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने 10 इयर्स का डाटा लिया है, 10 इयर्स के डाटा में बहुत कुछ चेंज हो गया है, और उन्होंने ये भी बोला कि इंडियंस हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस, राइट? Yes. आपको पता है कि मार्केट में कस्टमर्स की चॉइस चेंज होती रहती है, राइट? Yes. पहले एक टाइम था जब रेड बुल वाज वेरी फेमस, नाउ इसकी फेमस ये चेंज हो गया, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू डाइट कोक, राइट? तो उसने बोला कि ये क्या गारंटी है कि कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट आगे भी लेंगे? तो उन्होंने बोला कि आप सबका कंसर्न लॉजिकल है, इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स भी हैं, बट बहुत लोगों ने बहुत ये डाटा एनालाइज करने में बहुत टाइम भी स्पेंड किया और ना जजमेंट भी किया है। तो वो कहते हैं कि मार्केट से अगर आपको रिटर्न चाहिए तो वो रिटर्न कब आएगा? जब आप उस फूड इंडस्ट्री में अर्न कर पाओगे, राइट? जब तक आप उसमें अर्न ही नहीं करोगे, क्या आप माना जाएगा कि आपने उसमें कोई पैसे अर्न किए हैं, कोई प्रॉफिट लिया है? तो एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए दो चीजें चाहिए, देखो। पहला कि अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो आपका बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में चलना चाहिए, राइट? सेकेंड, एक बात बताओ नवीन, अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्केट में आ गया, आपने सारी चीजें उस पर लगा दी, बट वो सक्सेस ही नहीं हो पाया, तो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई फायदा हुआ? हाँ. हम्म हाँ. अगर आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाए, ओके, एंड लाने के बाद आपने उस पर सारी कॉस्ट वगैरह लगा दी, बट आपको उससे कोई रिटर्न नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो क्या वो प्रोडक्ट बिजनेस में लाने का कोई फायदा हुआ? No. नो, नहीं हुआ। तो डिसीजन किस पे डिपेंड करता है कि आपको एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जिससे आप डिजायर्ड एंड तक सबसे एफिशिएंटली यूज कर सको। डिजायर्ड एंड का मतलब होता है कि बिल्कुल जब तक वो कस्टमर हाथ तक नहीं पहुंचता तब तक आपको उसमें क्या ऐसा चेंज करो कि कस्टमर को वो अट्रैक्ट कर सके, ओके? और उसके आपको 2 या मोर ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी रखने हैं। सपोज आपकी मिठाई की दुकान है तो उसमें मिल्क रिक्वायर्ड होता है, राइट? अगर मिल्क खत्म हो गया तो आपकी तो शॉप ही बंद हो जाएगी, राइट? या उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। तो आपको अपना ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी सोच के रखना है कि इन केस वन स्ट्रैटेजी काम नहीं करी तो आपको आगे कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, ओके? डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आपको अपने ऑल्टरनेटिव्स भी सोचने हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब अगर ये तरीका नहीं चला तो आपको किस तरीके को अप्लाई करना है, आपको वो भी सोचना है। रैशनल जजमेंट भी सोचनी है कि रैशनल जजमेंट मतलब अगर आप कस्टमर की जगह पे होते तो आप वो प्रोडक्ट चूज करते, राइट, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट सबसे कम पैसे में मिल रहा है, राइट? और एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव की चॉइस होनी चाहिए। जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो आप शॉप वाले को क्या कहते हो कि टूथपेस्ट दे दो या कोलगेट दे दो? कोलगेट, वाई कोलगेट, वाई नॉट टूथपेस्ट? क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज का एक डिसीजन मेकर्स ने एक जजमेंट बना रखी है, स्पेशली इंडियंस के मन में जजमेंट है दैट कोलगेट इज द बेस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि वो उसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह के साथ। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट है, ये लिमिटेड है, राइट? तो हम इनको ऐसे किस तरीके में लगाएं जिससे हमें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी कम लगाने पड़े और हमारे को सबसे ज्यादा बेनिफिट भी मिल सके, ओके? तो इसके लिए मैनेजमेंट को कुछ डिसीजन सोचने पड़ते हैं कि हमारे फॉर्म को, जैसे ये हम इसी कोका कोला के एग्जांपल को लेंगे जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री थी, उसमें पहला क्वेश्चन इनका क्या कंसर्न था कि क्या हमारी फॉर्म बिजनेस में आना चाहिए? अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट चलेगा, राइट? अगर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देते हैं तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसको प्रोडक्शन टेक्निक को जिसको हमें यूज करना चाहिए जैसे हम बेटर पैकिंग कर सकें? और फर्म के पास एक बार आपने सोच लिया ठीक है मैं कोका कोला का बिजनेस या ब्रांड का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स करेंगे, क्या आपके पास रिक्वायर्ड नेसेसरी इनपुट है? अगर है तो जैसे आपको पता है मार्केट में हम एग्जांपल लेते हैं फ्रूटी का, फ्रूटी स्टार्ट्स फ्रॉम 10 रुपीज, राइट? तो अगर आप फ्रूटी प्रोडक्ट बनाओगे आप उस रुपीज में विद प्रॉफिट मार्केट में सेल कर पाओगे, आपको ये सोचना है। और क्या आपको कौन से कंपोनेंट किस फॉर्म से बाय कर, क्या ऑप्टिमम आउटपुट कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम आउटपुट का मतलब है इतना आउटपुट जो ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा, यानी इजी मार्केट को उतना सेल कर सको और किस को सेल करना चाहिए, ओके?
लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि उस को मार्केट में क्या सेल करना है, कौन सा कस्टमर सेगमेंट उसको देगा। जैसे कि सपोज आई से गुची बैग, ओके, तो गुची अगर किसी नॉर्मल मार्केट में सेल करूं तो क्या इंडियन पर्सन 1.5 लाख का बैग लेने के लिए रेडी होगा? मेघा, कोई इंडियन कस्टमर एक नॉर्मल बैग 1.5 लाख रुपीस का लेना चाहेगा? वहीं अगर ये प्रोडक्ट मैं एक मॉल में रखूं तो क्या वहां ये लोग ये प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे? कर सकते हैं, चांसेस बढ़ जाए, राइट? Yes. तो ये कस्टमर सेगमेंट हमें कहाँ फोकस करना है, कहाँ प्रोडक्ट को प्लेस करना है और कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव करना है। जैसे सपोज आई वॉट अ गुची बैग, ओके, एंड मुझे लगा कि उस बैग के अंदर तो जिप और एनीथिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो आई रोट डाउन टू द कंपनी कि मुझे इस चीज की क्वालिटी नहीं अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, तो अगर वो क्वालिटी इम्प्रूव करके थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ाएंगे तो क्या मैं उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को ले लूंगी? हाँ, अब देखो, मैंने पहले वो 1.5 लाख में दिया, ठीक है, अब उन्होंने उसकी क्वालिटी और भी अच्छी कर दी, तो मुझे अगर मेरी चीज को उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो क्या मैं एक हायर प्राइस में उनका प्रोडक्ट ले लूंगी? यस, क्योंकि हमारी कस्टमर की मेंटालिटी होती है कि अगर मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट से थोड़ा सा अमाउंट पे करके मिल रहा है, सो वी कीप ऑन एडिंग इट, क्योंकि हमें मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करना है। ओके, एक बार आप दोनों ये केस स्टडी और ये क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ कोई डाउट है इस पे। एक दो क्वेश्चन फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले पढ़िए, Yes. समझ आया कि हम कैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे समझना है हमें उसे। Yes. ओके, लेट्स सी समथिंग। अच्छा, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर होते हैं, राइट? आप अगर घर के लिए सामान लेने जाते हो तो आप अलग थिंकिंग रखते हो, राइट? एंड जब हम किसी बड़े एरिया के हिसाब से सामान देखते हैं तो हम ज्यादा अलग थिंकिंग रखते हैं, राइट? सो इकोनॉमिक्स के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ओके, तो हम उन दो एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं। एक होता है एग्रीगेट, एक होता है इंडिविजुअल, ओके। लाइक देखो, अगर मैं एक पर्सन की इनकम की बात करूं, ओनली वन पर्सन की इनकम की, ओके, इंडिविजुअल पर्सन की, तो उसकी इनकम में भी स्टडी हो सकती है, राइट? कि सपोज फर्स्ट इट वाज 20,000, then it became 40,000, then it became 60,000, राइट? Yes. वहीं अगर मैं पूरी इकोनॉमी की बात करूं तो पूरी इकोनॉमी में हो सकता है ना, सपोज फर्स्ट हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, फर्स्ट वाज 1 लाख, फिर हो सकती है कि इनकम ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई हो 80,000, फिर बढ़ के सीधा 2 लाख हो गई हो, राइट? क्योंकि इकोनॉमी में हम एक पर्सन की बात नहीं करते, हम बहुत सारे लोगों की कंबाइन इनकम की बात करते हैं, राइट? के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटीज भी हो सकती हैं, राइट? तो ये जो हमारा डिसीजन मेकिंग या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है, ओके। हमें बहुत बार कंडीशंस इम्परफेक्ट नॉलेज और अनसर्टेनिटी में भी लेनी पड़ती हैं। जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंप्यूटर वायरस का, राइट? Yes. सपोज बिजनेस में कंप्यूटर वायरस, आपका बिजनेस इज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, आपने एक वेबसाइट लॉन्च की फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वो वेबसाइट हैक हो गई,
तो क्या एक बात बताइए, जो पर्सन सॉफ्ट ड्रिंक्स में डील करते हैं उनको वेबसाइट के बारे में क्या ज्यादा आइडिया होगा? No. नो, राइट? तो उनको इस मामले में नॉलेज नहीं होगी, तो वो अपना डिसीजन इसके ऊपर शायद उतना अच्छा ना दे सके जितना एक परफेक्टली ट्रेन्ड पर्सन दे सके, राइट? Yes. तो इसीलिए एक बिजनेस इकोनॉमिक्स बिलीव करता है कि आपको जो भी आपकी मैनेजमेंट है, यानी जो आपका डिसीजन देख रही है, वो प्रॉपरली इक्विप होना चाहिए मेथोडोलॉजी और अप्रोप्रिएट टूल से, कि कल को बिजनेस को किसी चीज की नीड पड़ती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके पास एक सॉल्यूशन उस चीज का होना चाहिए, हर पॉसिबल एस्पेक्ट का। ओके? Yes. बिजनेस इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की नीड्स को देखती है। कैसे देखती है? कि वो उनको थ्योरीज और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है कि आप कौन सी थ्योरीज और टेक्निक्स को यूज करके अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके? वो कैसी टेक्निक्स हैं? जैसे कॉस्ट टेक्निक है, डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस कंपटीशन है। जैसे आपको पता है कि कुछ कुछ एरियाज में अगर आप सामान लेने जाते हो तो द प्राइस इज सेम फॉर एवरी शॉप, राइट? वो प्राइस सबका, दे हैव अ सिंगल कंपटीशन दैट विल नॉट रिड्यूस द प्राइस फॉर एनीवन, राइट? तो इन चीजों को कैसे टैकल करते हैं, सारी थ्योरीज हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में सीखने को मिलती है। ओके? बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इसको आप मार्क कर सकते हैं अपने बुक के अंदर। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स खाली नॉलेज पे नहीं चलती, इसके अंदर लॉजिकल टूल्स और थ्योरीज भी चलती हैं, जो एक रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी होते हैं। रैशनल का मतलब मैंने आपको बताया था। मेघा, रैशनल का मतलब क्या होता है? एक बार फिर से बता दो। हाँ? बात से बता रहा हूँ। ओके, नवीन आपको पता है रैशनल का मतलब? No. ओके, मैं बताती हूँ, इसको लिख लीजिए, ये जरूरी है। रैशनल का मतलब होता है कि मैं लिमिटेड या फिर लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज में मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर सकूं। क्या कर सकूं? कम पैसों में ज्यादा फायदा। ओके? मैक्सिमम बेनिफिट, कि मैं कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अचीव कर सकूं। तो आपका डिसीजन मेकिंग ऐसा होना चाहिए कि आप कम रिसोर्सेज को यूज करके, कम टूल्स को यूज करके उसमें से बेस्ट या सबसे ज्यादा फायदे वाला डिसीजन निकाल सको। ओके? ये इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच का गैप कम करता है, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है कि आप बिजनेस प्रैक्टिसेस में इकोनॉमिक्स को कैसे यूज कर सकते हो। ओके? अब बिजनेस इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? जैसे माइक्रो मैक्रो, जो अभी हम पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स के साथ भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? क्योंकि जब हम रिसर्च पर्पस वगैरह करते हैं, हम डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, राइट? वी प्रिपेयर पाई चार्ट, बार ग्राफ। हम अपने थिंकिंग के लिए, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ्स वगैरह भी यूज करते हैं, राइट? इन सब प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड और एनालाइज करने के लिए हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत यूजफुल होती है। ओके? एक चीज, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स खाली बिजनेस डिसीजन वालों के लिए वैल्यूएबल नहीं होती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए भी वैल्यूएबल होती है। क्यों? क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे, उनको चाहे प्रॉफिट नहीं होना, बट उनके पास डोनेशन वगैरह आते होंगे, राइट? तो वो डोनेशंस वगैरह का भी वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह या फिर मीन वगैरह निकालते होंगे ना, दैट दिस ईयर वी रिसीव दिस मच डोनेशन, सेकेंड ईयर वी रिसीव दिस मच। तो वो अपना डाटा अपने पास प्रिजर्व करके रखते होंगे, राइट? तो ये सारी चीजें भी डिटेल्स में उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना बिजनेस ओनर्स के लिए है। ओके? समझ आया आपको? Yes. एक बार ये पैराग्राफ रीड करके मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? तो इन सारी चीजों में भी इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और ये इन जगहों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके? और हमारे इकोनॉमिक मार्केट में हम दो चीजों को अप्रोच करते हैं। हमारा मेन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है एक सिंगल कस्टमर। ओके? इंडिविजुअल। माइक्रो का मतलब एक ही कस्टमर, इंडिविजुअल। ओके? और मैक्रो का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ओके? माइक्रो का मतलब Individual. इंडिविजुअल। एंड मेघा, मैक्रो का मतलब? माइक्रो का मतलब होता है बेटा कि जब एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है। ओके?
एक Yes. कस्टमर की। एंड मैक्रो का मतलब होता है जब हम पूरी इकोनॉमी या पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, Yes. तो हमारी जो मेन बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसका मेन फोकस किस पे है? सिंगल कस्टमर की नीड्स पे, और कि वो फर्म्स को क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और माइक्रो लेवल पे समझना चाहिए। अंडरस्टूड? Yes. अंडरस्टूड नवीन? Yes, sir. अब जैसे हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू सब्जेक्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इन डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को चेक करता है, बट एट अ सिंगल लेवल। ओके, हम यहाँ इंडिविजुअली बात करते हैं सबके बारे में। अदरवाइज हम माइक्रो में देखते हैं कि इंडिविजुअल यूनिट्स अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज को। जैसे सपोज आप हो, ओके, तो आप नवीन जब आपको पढ़ना होता है तो आप ये सोचते हैं ना कि मैं कौन से नोट्स से पढूं जिससे मुझे रिजल्ट मिल के रहेगा। सो दैट योर इंडिविजुअल माइक्रो। वहीं अगर मैं पूरे आईसीआई स्टूडेंट्स, ऑल सीए स्टूडेंट से पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वो अलग। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं मैक्रो लेवल पे बात कर रही हूँ, पूरी कंट्री की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि आप एक सिंगल पर्सन अपने रिसोर्स कैसे यूज कर रहे हो, या एक छोटे ग्रुप को देखेंगे कि अपने ये रिसोर्सेज कैसे यूज कर सकता है। ओके, क्योंकि मुझे स्मॉल लेवल पे कुछ कुछ चीजें स्टडी करनी होती हैं। क्या? कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखते हो, अगर आप इंडिविजुअली सेल करते हो तो कस्टमर का क्या बिहेवियर होता है, कि कस्टमर मतलब वो प्रोडक्ट लेता है या नहीं, क्यों नहीं लेता, कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे ऑफर करते हो, राइट? आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है सेक्शन ऑफ पीपल की। जैसे सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ओके, बट मैंने प्रोडक्ट कभी सेल नहीं किया, तो मैं जिस जगह पे सेल कर रही हूँ मुझे क्या पता है कि वो जगह अच्छी है या नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि मैं वही अपना एग्जांपल लेती हूँ गुची बैग का। अगर मैं 1.5 लाख के बैग की कॉस्ट किसी गांव में लेके जाऊं, रूरल एरिया में, तो क्या वो पीपल उसको बाय करेंगे? हम्म, नवीन, क्या वो लोग उसको बाय करेंगे? No. लाख रुपीस का क्या वो लोग वहां पे लेंगे? नहीं. नहीं। तो हमें उस सेक्शन ऑफ पीपल की इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी है कि वेदर दे आर स्टेबल इनफ टू बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट। ओके, Yes. मैक्रो एक पर्सन डील ना करके पूरी इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी के साथ डील करती है। ओके, इसमें हम कस्टमर का बिहेवियर चेक करते हैं कि जैसे ओवरऑल लेवल पे आउटपुट क्या था। ओवरऑल लेवल मतलब पूरा नेशनल लेवल पे। ओके, नेशनल लेवल पे कितना कंजम्पशन हुआ प्रोडक्ट का, कितना यूज हुआ, कितनी सेल्स हुई, टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, ये सारी किस लेवल पे चेक की जाती है? नेशनल लेवल पे। ओके, या एक बड़े लेवल पे। ओके, ओके नवीन। Okay. और ये एग्रीगेट के टाइम के साथ शिफ्ट हुए हैं। एक बात बताइए, पहले से क्या हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है? यस। तो अगर Yes. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या लोगों की कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, राइट? Yes. लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की नीड होगी, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चाहिए होंगी, तो हमारे कंजम्पशन भी उतना ज्यादा होगा, राइट? Yes. तो ये सारे एग्रीगेट शिफ्ट जो है ये हम किसके अंडर हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये किनकी हेल्प करती है? फर्म्स की, गवर्नमेंट की और हाउस होल्ड्स की, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके। अब इनकी हेल्प कैसे करती है? देखो, अगर एक फर्म के पास डाटा होगा कि पिछले, जैसे हमारी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का एग्जांपल था, तो पिछले साल अगर लोगों ने जो ड्रिंक से ज्यादा यूज की होगी, जैसे मैं बोलूँ कोका कोला वॉज ड्रिंक बाय 70% ऑफ द पीपल and Fanta was drank by only 10% of people. Okay, तो जो कोका कोला इंडस्ट्रीज डाटा को कैसे यूज कर सकती है, तो वो किस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करेगी, फैंटा की या कोका कोला की? नवीन, प्रोडक्शन वो ज्यादा करेंगे। Coca-Cola. क्यों? क्योंकि उनके डाटा के कोका कोला डाटा आइडेंटिफाई करने में
ताकि वो कस्टमर्स के डिसीजन के बेसिस पे, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। ओके, Okay. अंडरस्टूड? Yes, एक sir. बार कीजिए आप दोनों, फिर हम आगे चलते हैं। Yes. यहाँ तक आप दोनों को कोई भी डाउट? No. सो अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से एरियाज आते हैं, ये आपको माइंड में रखने के लिए एमसीक्यू पूछी जाती है। Okay? कि लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट अंडर मैक्रो, सबसे नेशनल और नेशनल। आपको इसको बहुत रियलिस्टिक वे में सोचना है, विदाउट बिना लर्न किए भी, कि नेशनल इनकम एक की होती है या पूरी कंट्री की होती है? पूरी कंट्री की, राइट मेघा? Yes. तो ये मैक्रो के अंदर आता है। जर्नल प्राइस लेवल और इंटरेस्ट रेट, जर्नल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट इज फॉर होल कंट्री, राइट? Yeah. तो दिस आल्सो कम्स अंडर मैक्रो। हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब टोटल कितनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी चीज के अंदर आती है Nice. मैक्रो। ओके, Yes. अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये कंसर्न जो है बेसिकली मैक्रो, माइक्रो और इनके एनालिसिस से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करती है? हमारी जो की बैकग्राउंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे देखो, एक सिंगल पॉइंट, देयर आर 3 पर्सन्स, ओके, ए, बी एंड सी। ओके, ए की फर्स्ट मंथ की इनकम वो 20,000, सेकेंड मंथ की 30,000, फोर्थ की भी 30,000, इसकी 10,000, फिर 8,000, फिर 6,000, इसकी 2,000, 4,000, 5,000। इंडिविजुअली क्या इसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, अच्छी है? Yes. Yes. ये ए की फर्स्ट मंथ की इनकम इज 20,000, सेकेंड एंड थर्ड मंथ की 30,000, तो क्या उसकी इनकम में कुछ इंक्रीज हो रहा है, Yes. राइट? वही बी की जो इनकम है, फर्स्ट मंथ इट वाज 10,000, सेकेंड मंथ इट रिड्यूस टू 8 एंड थर्ड मंथ इट रिड्यूस टू 6,000, तो इसकी इनकम में रिडक्शन हो रहा है, राइट? Yes. वही सी की इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इसमें एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट डिमांड निकालूं, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है आपको इंडिविजुअली ऐड करनी है, तो फर्स्ट मंथ का एग्रीगेट इज 32,000, राइट? Yes. Yes. सेकेंड मंथ का इज 30 प्लस 8 प्लस 4, दैट इज 42,000, Yes. एंड थर्ड मंथ का इज 30 प्लस 6 प्लस 5, दैट इज 41,000। अभी बताओ, सेकेंड मंथ में इनकम डिक्रीज थी बी की, राइट? Yes. बट एग्रीगेट में तो ये इंक्रीज हो गई, तो क्या हम ये ट्रू एंड फेयर पोजीशन बता रहे हैं, सही चीज बता रहे हैं हमें? ये Yes. कैसे सही चीज बताएगा? अगर मैं आपको एग्रीगेट डिमांड देती हूँ, तो क्या आपको पता चलेगा कि बी की इनकम रिड्यूस हो गया? No. नहीं पता चला। नहीं पता चलेगा। तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एनालाइज करती है कि ये जो पूरा डिसीजन है, ये इन इंडिविजुअल्स की वजह से चेंज हुआ है, राइट? तो इन Yes. इंडिविजुअल का कैसे फंक्शन है, क्या इन किस रीजंस की वजह से इंक्रीज, ध्यान रखना है। ओके, जैसे हमने रीजंस किन पे ध्यान रखना है, रीजंस फॉर कंडीशन फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मींस जो रेट बढ़ते हैं, राइट, महंगाई बढ़ती है, तो ये क्यों बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में बिजनेस में ये जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं, तो हमें इनके बारे में सोच के चलना पड़ता है। ओके, Yes. समझ आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे इफेक्ट होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। क्यों? क्योंकि हमें टोटल के लिए भी हमें इसकी इंडिविजुअल फैक्टर्स को भी चेक करना होता है, राइट? Yes. राइट नवीन? Yes. तो हमें दोनों चीजों को अपने माइंड में लेके चलना है। ओके, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? कि कैसे हम इकोनॉमिक थ्योरी और रियल लाइफ जो वर्ल्ड है, इनको हम कैसे ना उनका गैप कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है।
ओके पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. व्हाई इट इज अ साइंस? साइंस क्या होता है कि कोई साइंटिफिक बॉडी जब एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में होती है ना, कि अगर आप ये करोगे तो ये नतीजा होगा, राइट? Yes. बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें टूल्स देती है, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोमेट्रिक्स, जिससे हम ये बता सकते हैं कि अगर हम ये चीजें अपने गोल अचीव करने के लिए यूज करेंगे तो हमें कैसा रिजल्ट मिल सकता है, राइट? Yes. जैसे कि सपोज आपने कोई इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ी एक पर्सन ने, जिसमें उसे पता चला कि अगर वो कस्टमर फीडबैक लेगा तो उसके प्रॉफिट 20% से इंक्रीज कर सकता है, राइट? अगर प्रोडक्ट की वो क्वालिटी बेटर करे. तो इसे ये क्यों पता चला? क्योंकि इसने इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पढ़ा, राइट? कि Yes. अगर मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, मैं अपना प्रॉफिट क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? अंडरस्टूड? ये मेन स्ट्रैटेजी किस पे आती है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, किन मेथड से, साइंटिफिक मेथड से, या किसी भी चीज के रिजल्ट्स की वैलिडिटी चेक करके. वैलिडिटी मींस वो एक दो बार कस्टमर के प्रोडक्ट को रिव्यू करके ठीक करके देख सकता है ना कि उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है या नहीं, Yes. राइट? और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, नवीन आप बताइए जरा. Microeconomics and individual. इंडिविजुअल होती है, वेरी गुड. एंड मेघा, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? Total होती है. टोटल उनका होती है, okay. वेरी गुड. तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, हमारा बिजनेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा है. जो बिजनेस मैनेजर होता है ये चेक करता है कि देखो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आजकल में तो गुजारा करके चला लोगे, राइट? बट लॉन्ग टर्म में उसका सर्वाइवल और प्रॉफिट पॉसिबल है या नहीं है. ओके कि आज कोई कंपनी पैसे अर्न कर रही है, क्या 10 साल बाद भी वो मार्केट में खड़े रहने के लायक रहेगी या नहीं रहेगी. तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा, ये कंसर्न होता है कि इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट से हम कैसे इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ताकि हम हैवीली, देखो एक बड़े लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है या छोटे लेवल पर? बड़े लेवल पर. But बड़े लेवल पे कैसे? जैसे कि मैं बताती हूँ, देखो सपोज ये एक पर्सन है who believes कि इसकी इनकम बहुत कम है, सो ही नीड ऑल्टरनेटिव सोर्सेस. ओके वहीं एक ग्रुप है जिसके अंदर 30% हैं एंड दे आर डिमांडिंग इंक्रीज इन देयर वेजेस, बट सबका काम अलग है. तो आप बताओ आपको किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा, एक पर्सन की या 30% की? 1%. एक पर्सन की. तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम कंसर्न होते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम ज्यादा बेटर, हाई लेवल पे प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. ओके Yes. समझ आया आप दोनों को? yes. Yes. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस. देखो एक बिजनेस यूनिट जो है ये वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता. वैक्यूम का मतलब क्या है कि देखो आप अगर एक बिजनेस चला रहे हो तो खाली अंदर की चीजों से फर्क नहीं पड़ता, बाहर की चीजें भी आपको इफेक्ट कर सकती है, राइट? जैसे Yes. कि बाहर प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, बाहर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मार्जिन है, कितने लोग कंपटीशन में है, राइट? Yes. अलोंग विद गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज होती है कि प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, क्या एक्सचेंज रेट होगा, कि आप उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखोगे. तो ये सारे कंपोनेंट्स किसके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के. क्यों? क्योंकि क्या टैक्सेशन लेवल एक पर्सन के लिए होता है या पूरी कंट्री के लिए या पूरे लार्ज ग्रुप के लिए डिसाइड होता है? For example. लार्ज ग्रुप के लिए होता है. तो जो बिजनेस मैनेजर है ये ध्यान में रखता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करे, बट पॉजिटिव वे में करे. किस वे में? पॉजिटिव, ताकि हम बेनिफिट अचीव कर सके, हमें ज्यादा नुकसान ना हो. अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. आर्ट क्यों है? देखो एक आर्ट के अंदर रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, ताकि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है हम उसको अचीव कर सके. क्या हम बिजनेस में भी यही काम करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव एम किया है, जैसे कोका कोला ने एम किया कि टू बी द लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड, तो उसको एम करने, अचीव करने के लिए वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव तक जाना चाहेंगे, राइट? Yes. तो उसी तरह बिजनेस भी एक आर्ट है जो अपने रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ताकि वो अपने जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट किया है उस तक वो जा सके. ओके कोई डाउट आप दोनों को?
No. ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होते हैं ये मार्केट की थ्योरी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे बहुत ज्यादातर बेस्ड होते हैं। ऐसा क्यों? देखो, फर्म्स क्या करती है, देखती है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं या अपनी थ्योरीज को कैसे फॉलो करते हैं। जैसे कि सपोज एक गवर्नमेंट स्कूल है, राइट? तो गवर्नमेंट स्कूल देखेगी ना कि प्राइवेट स्कूल्स कौन सी फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हैं जिस वजह से पीपल प्रेफर टू सेंड देयर चाइल्ड टू प्राइवेट स्कूल्स, राइट? वो उनके उनके रिसोर्सेज के एलोकेशन को देखेंगे कि अब उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे में यूज किया है ताकि वो बेस्ट प्रोडक्ट अचीव कर सकें। ओके, कोई डाउट आप दोनों को? No. ओके, नेक्स्ट इज प्रोग्रामेटिव इन अप्रोच, यानी कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब देखो ये पूरा थ्योरेटिकल है, हम अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेके चलते हैं। जैसे हम आपने इकोनॉमिक्स में एग्जांपल पढ़े होंगे 12th में, दैट टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन की इकोनॉमी में खाली 1000 रुपीज है, राइट? तो हम ये सारी चीजें अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे चलते हैं। बट जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये हमें तरीका बताता है कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रियल लाइफ में कैसे फेस कर सके। ओके, समझ आया Yes. कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये तो थ्योरेटिकल है बट बिजनेस इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ में डील करना प्रॉब्लम से, राइट? तो उन्हें ऐसे अप्रोच चाहिए जिससे वो इजीली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रियल लाइफ में डील कर सके। ओके, नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इसका मतलब कि ये अपने साथ बहुत सारे अदर डिसिप्लिन्स मतलब टूल्स को यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैथ्स का भी यूज होता है, राइट? स्टैटिस्टिक्स का, अकाउंट्स का, बहुत सारी चीजों का यूज होता है। तो ओके, Yes. लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ध्यान से सुनेगा, अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है? इकोनॉमिक थ्योरी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉर्मेटिव। ओके, पॉजिटिव का मतलब होता है प्योर साइंस। प्योर साइंस मतलब कि जो भी हो रहा है अगर आप ये करोगे तो आपको इसका यही सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर, हाँ, जैसे हमने भी एग्जांपल लिया कि मिस्टर एक्स अगर अपनी कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को सुनेगा एंड चेंज करेगा तो अपना प्रॉफिट मार्जिन 20% से इंक्रीज कर सकता है, राइट? तो जो पॉजिटिव हमारी बिजनेस नेचर होता है वो इसी पे डील करता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर हमने ये किया तो इसके बदले हमें क्या ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिससे हम बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, Okay. ओके, अदर वर्ड से कैसे डील करता है कि व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी, यानी हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। ओके, ये डिस्क्राइब करता है सोसाइटी का कैसा बिहेवियर है, उनके डिजायरेबिलिटी या उनके विदाउट उन बिहेवियर की हो कि चेक करता है कि जैसे कि सपोज मुझे मेघा ने मेरे से एक बैग लिया। ओके, मेघा ने मेरे से एक बैग लिया 10,000 का एंड मेघा ने मुझे बोला द बैग इज वेरी गुड बट यू नीड टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ द चेन्स। ओके, मैंने क्वालिटी ऑफ चेन्स इंप्रूव की और मैंने देखा कि वी viewed your suggestion एंड हमने आपकी बात मान के क्वालिटी ऑफ चेन इंप्रूव, हमने इसकी कॉस्ट 12,000 कर दी। तो क्या मेघा इस प्रोडक्ट को अब लेगी? Yes. मैंने क्या समझा कि इकोनॉमिक बिहेवियर क्या है, उस पर्सन का बिहेवियर क्या है। आप जब किसी पर्सन के सजेशन को वैल्यू दोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को भी वैल्यू देगा। सो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एनालिसिस। ओके, वही नॉर्मेटिव एनालिसिस वैल्यू जजमेंट पे चलता है कि अगर मैंने ये किया होता तो मुझे इसमें पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या मिलता। वो पहले से सोचते हैं कि अगर मेरे को ये चीज लेनी है तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। ओके, पॉजिटिव में हम सोचते हैं कि आज बेनिफिट क्या है और हम नॉर्मेटिव में सोचते हैं कि आज का बेनिफिट और फ्यूचर में भी मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है। ओके, नॉर्मेटिव तो हम वेलफेयर को ज्यादा कंसिडरेशन देते हैं। जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये नॉर्मेटिव पे चलता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर एक कोई कस्टमर है उसके प्रोडक्ट की उसकी बात नहीं मानोगे, उसके हिसाब से क्वालिटी चेंजेस नहीं करोगे, क्या वो आपको प्रोडक्ट नियर फ्यूचर मिलेगा? आपको कोई डाउट, कोई इश्यूज?
आप लोग इसको यहाँ तक कल की क्लास में प्रॉपरली रीड करेंगे एंड आई ट्राई टू शेयर सम एमसीक्यूज विद यू फॉर रिव्यू, तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को उस थ्रू भी पढ़ाएंगे। ओके Yes. ओके, मैं इसको एमसीक्यूज ग्रुप में कर दूंगी, सो आप वो करेंगे। एक जब आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज से पहले कोशिश करना एक बार पूरे टेक्स्ट को रीड कर लो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करना, ठीक है? Yes. इससे आपका हो जाएगा। ओके, और आपको अगर क्लास के बाद भी कोई डाउट आता है, यू कैन टेल मी। Okay. Yes. Okay, bye both of you. Tomorrow at 8:30 we'll discuss further about law. उससे पहले आपको रिवाइज करना है और उसके कल मैं एक दो केस लॉज अटेंड करना भी सिखाऊंगी। ओके Okay. ओके, बाय बाय। Thank you.